हम 5 दोस्त थे। माइक जो मजाकिया था, सारा जो हमेशा समझदार रहती थी, बेन जिसे षड्यंत्र सिद्धांतों का शौक था और जो हमेशा एक बहुत बड़ा टॉर्च साथ लाता था, एमिली जो तकनीक में माहिर थी, और मैं एलेक्स जो हॉरर फिल्मों का शौकीन था। यह वीकेंड गेटवे था, शहर की घुटन से बचने का एक मौका। माइक ने कहीं ऑनलाइन एक भूतिया कैंपसाइट की अफवाह सुनी थी और हमने तय किया कि हमें वहां जाना चाहिए। रास्ता लंबा था और जीपीएस हमारी सामान्य प्लेलिस्ट की जगह अजीबोगरीब ध्वनियां बजा रहा था। हमने इसे एक तकनीकी गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे पेट में एक ठंडी बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जंगल घना होता गया। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पेड़ों की मोटी छतरी से छनकर आ रही थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। जब हम उस भूतिया कैंपसाइट पर पहुंचे तो चारों तरफ अजीब आकृतियों वाले पुराने पेड़ थे और सन्नाटा असहनीय हो गया था। कैंप लगाते समय ऐसा लगा जैसे हम किसी निषिद्ध क्षेत्र में घुस रहे हों। हर एक टूटती टहनी, हर एक पत्तों की सरसराहट मेरे रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। माइक ने हमेशा की तरह डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी, भूत प्रेत और भटकती आत्माओं की कहानियां। फिर सारा ने डरते हुए बताया कि उसने पेड़ों के बीच कुछ हरकत देखी थी। हो सकता है वह कोई हिरण हो, उसने कहा, लेकिन शक के बादल हमारे बीच मंडराने लगे। रात गहराते ही आग की रोशनी ने पेड़ों पर भयंकर परछाइयां डालनी शुरू कर दी। बेन ने, जो हमेशा सतर्क रहता था, अपने बड़े टॉर्च से इधर-उधर रोशनी डालनी शुरू कर दी, यह कहते हुए कि उसने पेड़ों के बीच कुछ छायाएं देखी हैं। ऐसा लगा जैसे पेड़ खुद हमें देख रहे हों। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी में बुरी तरह से इधर-उधर फैली हुई थीं। फिर असली डरावनी घटना शुरू हुई। जंगल में से एक कमजोर गुर्राहट सुनाई दी, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज रीढ़ की हड्डी तक कंपा देने वाली थी। हम सभी आग के पास सिमट गए, दिल तेजी से धड़क रहे थे। गुर्राहट फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से, और उसके बाद टहनियों के टूटने की आवाज आई। डर के मारे हमने जो भी हाथ में आया उसे हथियार बना लिया। एक जंग लगा कुल्हाड़ी, एक टूटी हुई बियर की बोतल, एक सूखी टहनी। एमिली ने अपना पोर्टेबल स्पीकर चालू किया और जोर से मेटल म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि शायद यह डरावनी चीज को दूर कर देगा। लेकिन गुर्राहट जारी रही। माइक, जो सबसे बहादुर था या शायद सबसे ज्यादा डरा हुआ, ने जांच करने का फैसला किया। हमारे मना करने के बावजूद वह बेन का टॉर्च लेकर अंधेरे में चला गया। उसके कदमों की हर टहनी पर पड़ने वाली आवाज और भी डरावनी लगने लगी। स्पीकर अचानक बंद हो गया। एमिली ने गुस्से में उसे फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक खौफनाक चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। यह माइक की आवाज थी, भयानक डर से भरी हुई। हम सभी डर के मारे ठिठक गए। फिर हम सब एक साथ दौड़ पड़े। बेन का टॉर्च ही हमारा गाइड था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला, न कोई संघर्ष का निशान, न माइक का टॉर्च, न ही माइक। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गया हो। डर अब हताशा में बदल गया था। सारा, जो हमेशा मजबूत रहती थी, अब रोने लगी। एमिली, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लगातार गड़बड़ हुए जीपीएस और म्यूजिक की बातें कर रही थी। हम किसी तरह कैंपसाइट लौट आए, डर हमें घेर रहा था। हम एक दूसरे से चिपक गए, आग की बुझती लौ से थोड़ा सा गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन डर अभी भी वहीं था। जब सूरज उगने वाला था, हमें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। हम सबकी सांसें थम गईं। एक आकृति पेड़ों के बीच से निकलकर हमारी ओर बढ़ रही थी। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह माइक था या कोई भयानक जीव?
जब वह करीब आया, हमने देखा कि वह माइक ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें खून से भरी और किसी अनजाने डर से भरी हुई थीं। वह हमें पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आवाज टूट चुकी थी, उसमें सिर्फ डर था। वह अन्य लोगों और आवाजों के बारे में बड़बड़ा रहा था। हमने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी समझ से परे हो। सारा ने तुरंत जाने का सुझाव दिया, लेकिन कार की बैटरी खत्म हो चुकी थी। एमिली ने कसम खाई कि वह पूरी तरह चार्ज थी जब हम आए थे। अब हम फंसे हुए थे, बिना किसी मदद के। फिर से वह गुर्राहट शुरू हो गई, इस बार और भी जोर से और करीब से। हम अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए बैठे रहे, डर से कांपते हुए। अचानक बेन का टॉर्च बुझ गया। अंधेरा छा गया, गुर्राहट के साथ सूखी पत्तियों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाजें और भी डरावनी लगने लगीं। हमने वहां से भागने का फैसला किया। रुकना अब संभव नहीं था। किसी तरह हम वापस उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर हम आए थे। जंगल का घेरा जैसे हमें घेरने लगा, पेड़ मुड़ते और मुड़ते हुए हमारे रास्ते को रोकने लगे। गुर्राहट हमारे पीछे पीछे चलती रही और हमारे मन में डर बैठ गया था। कई घंटे ऐसे ही डर और थकावट में गुजर गए। सूरज अब आसमान में ऊंचा था, लेकिन जंगल में अब भी अंधकार था। तभी हम एक खंडहर हो चुके झोपड़ी के पास पहुंच गए। वह जगह छोड़ने के लिए वहां हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमने खुद को अंदर बंद कर लिया, दरवाजे और खिड़कियों को जो कुछ भी मिल सका उससे रोक दिया। गुर्राहट अब बाहर सुनाई दे रही थी, जैसे वह झोपड़ी को घेरे हुए हो। हम सब एक दूसरे के पास सिमटकर बैठे रहे, डर का एक गहरा एहसास हम पर हावी था। रात जैसे ही और गहरी हुई, गुर्राहट तेज हो गई। उसके साथ ही चारों ओर से धीमी, अस्पष्ट आवाजें भी सुनाई देने लगी। हम फंसे हुए थे, बिना किसी मदद के और बिना यह जाने कि बाहर कैसे निकलें। झोपड़ी अब एक जेल जैसी लगने लगी थी। फिर आधी रात के करीब दरवाजा अचानक खुल गया। एक आकृति दरवाजे पर खड़ी थी, चांदनी में उसकी छाया नजर आ रही थी। वह लंबी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके आसपास एक भयानक आभा थी। हम चिल्लाते हुए दूर हट गए, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस आकृति ने एक हाथ उठाया और हम पर ठंड का एक झोंका आया, जिसने हमें जड़ बना दिया। वह बोली, उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी, जिसने हमें बताया कि हमने पवित्र जमीन पर अतिक्रमण किया है और अगर हम नहीं गए तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। जैसे ही वह आकृति आई थी, वैसे ही गायब हो गई। गुर्राहट और आवाजें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन अब वे दूर से आ रही थीं। हमने जल्द से जल्द वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन डर ने हमें जकड़ लिया था। सुबह होते ही हम किसी तरह हिम्मत जुटाकर झोपड़ी से निकले। जंगल अब दिन के उजाले में कम डरावना लग रहा था, लेकिन डर अब भी था। हम किसी तरह कैंपसाइट लौट आए, जहां हमारी कार चमत्कारिक रूप से स्टार्ट हो गई। हमने बिना किसी सवाल के वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने का फैसला किया। जब हम वहां से चले गए, ऐसा लगा जैसे जंगल हमें